इस चैनल में आपको मिलती है डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट colleges, universities, and different courses. Thus, to attain all this information, All you have to do is subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. मैं हूं शैलेंद्र रावत और आज मैं अपनी सीरीज में आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं, केमिकल काइनेटिक्स। मेरा आपसे एक वादा है, अगर अपन पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनते हैं तो केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन और इसकी एप्लीकेशन से जो रेडियो एक्टिविटी के फिजिक्स या केमिस्ट्री में दूसरा क्वेश्चन भी मिल सकता है। एक क्वेश्चन की तो तुम्हें उम्मीद है, तो पूरे वीडियो में क्लास में ही पूरा कंसंट्रेशन बना के बैठना है। जब हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की, तो एक रिएक्शन होता है जिसमें ए जो है वो बी में बदलता है, रिएक्टेंट ए जो है वो तुम्हारा बी में बदलता है और एक प्रोडक्ट सी में बदलता है। तो अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ए की कंसंट्रेशन या अमाउंट कम होगा, बी और सी का अमाउंट बढ़ेगा। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा ए का अमाउंट कम होगा और बी और सी का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो रेट जो तुम बोलते हो वो होगा माइनस डी ए अपॉन डी टी, जो तुम्हारा रेट। तो ये क्या होगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये होगा तुम्हारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन भी हो। तो ए कम हो रहा है। इस रिएक्शन में जब तुम कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बनाओगे तो ए की कंसंट्रेशन जनरली कर्व के रूप में नीचे उतरती है। जीरो ऑर्डर होता तो लीनियरली आती है। अब यहां पर अगर तुम बी लोगे तो ये आएगा तुम्हारा डी बी अपॉन डी टी। तो बी की कंसंट्रेशन तुम्हारी ऐसी बन रही है, ये ग्राफ ए के लिए, ये ग्राफ बी के लिए। अब बी और सी के कोएफिशिएंट सेम है, तो जिस स्पीड से बी बनता है उसी स्पीड से तुम्हारा सी भी बनेगा। तो तुम यहां लिखोगे डी सी अपॉन डी टी। तो यूनिट ऑफ रेट, तो तुम्हारा यूनिट ऑफ रेट होगा मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम। मिनट में हो, सेकंड में हो, दिन में हो, कहीं पे भी तुम निकाल सकते हो। मोल per liter per unit time, mole per liter per unit time will give you the rate of reaction. अब तुमने अगर एक रिएक्शन लिया A will give you 2B, तो तुम यहां पे देख रहे हो जितनी स्पीड से A कम होगा उसकी डबल स्पीड से B बनेगा। तो सबसे पहले तुम बोलोगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A माइनस डी ए अपॉन डी टी। जिस स्पीड से ए डिसअपीयर होता है वो होता है माइनस डी ए अपॉन डी टी। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, तो ये तुम लिखोगे प्लस डी बी अपॉन डी टी। अब दोनों रेट को बराबर करना है, तो तुम्हें दूसरे वाले रेट को तुम 2 से डिवाइड करोगे तब वो पहले के बराबर होगा और ये यूनिक रेट बन जाएगा। तो अब तुम्हारा रेट आएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी प्लस 1/2 डी बी अपॉन डी टी। तो अगर कोई एक रिएक्शन है जिसमें ए बी बी सी सी और डी डी मिल होकर एक रिएक्शन कराते हैं, तो तुम यहां पर एक चीज ध्यान रखो। अगर तुमने लिखा माइनस डी ए अपॉन डी टी, ध्यान से समझना, ये होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। माइनस डी बी अपॉन डी टी, तो ये होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। डी सी अपॉन डी टी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। डी डी अपॉन डी टी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। यहाँ पे 4 अलग अलग, ए का जाना, बी का जाना, सी का आना, डी का आना। अब तुम चाहते हो कि रेट को निकालें, रेट ऑफ रिएक्शन को निकालें, तो यहां तुमने अगर लिखा आर, तो ये होगा तुम्हारा माइनस और इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, माइनस इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, प्लस इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, प्लस इसके कोएफिशिएंट। जब तुम रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस को उनके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हो तो तुम्हें एक यूनिक रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाता है जो पूरे रिएक्शन के लिए होगा। पूरे रिएक्शन के लिए तुम्हें एक यूनिक रेट मिल जाएगा। तो अभी तक तुम्हें बोर्ड से क्या याद करना है प्यारे बच्चों? मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम। यूनिट ऑफ रेट इज मोल पर लीटर
पर यूनिट टाइम। तो एक क्वेश्चन तुम यहां से उम्मीद कर सकते हो, एलिमेंट्री लेवल का एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं इसे हटा रहा हूं। अब दूसरी टर्म जब यहां पर आती है, इसी टॉपिक से दूसरी टर्म जब यहां पर आती है, तो एक टर्म होती है ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी। पहले इन पे क्वेश्चन आए हैं और फिक्स जो पढ़ाया उसी को क्वेश्चन में आना है। अब तुमने पहले यहां पे समझो कि ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी से पहले तुम एक और चीज को यहां समझ रहे हो, दो तरह के रिएक्शन। एक ये वाला पार्ट अपन हटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए हटाते हैं। हाँ, अब रेट के बाद अपन क्या पढ़ने वाले हैं? तो रेट के बाद अपन यहां पे पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब इस चैप्टर में दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री और एक होता है कॉम्प्लेक्स। तो एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एक स्टेप में, वन स्टेप में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है। मतलब तुम एक रिएक्शन को देखते हो, उसकी मैकेनिज्म के बेसिस पे कोई भी रिएक्शन जो एक स्टेप में होता है उसे तुम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हो। तो अगर तुमने यहां लिखा ए से बी, तो ए जो है वो डायरेक्टली बी में बदला और कोई इंटरमीडिएट नहीं बना। इंटरमीडिएट क्या होते हैं? जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं और वहीं खत्म हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो दो या दो से अधिक स्टेप, टू और मोर देन टू स्टेप, वो रिएक्शन जिनकी मैकेनिज्म को देखने के बाद हमें पता लगता है कि वहां दो या दो से अधिक स्टेप हुए। जैसे अगर तुमने एक रिएक्शन लिया ए से बी और ये कॉम्प्लेक्स है, तो जब तुम इसकी मैकेनिज्म लिखोगे तुम्हें पता लगा ए से बना सी, सी से बना डी, डी से बन गया वापस बी। तो इसमें कितनी स्टेप हो गई हैं तुम्हारी? 3 स्टेप। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन को तुम कौन सा रिएक्शन बोलते हो? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन को तुम कौन सा रिएक्शन बोलते हो? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो वो रिएक्शन जो एक स्टेप में होते हैं उनको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हो, जो 2 स्टेप में होते हैं उनको तुम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हो। एक स्टेप एलिमेंट्री, 2 स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब तुम यहां से देखो, एक टर्म तुम्हारे पास आती है ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी। अब देखो मॉलिक्यूलरिटी तुमको ध्यान रखना है, मॉलिक्यूलरिटी ये हमेशा एक बैलेंस रिएक्शन से निकाली जाएगी। ये हमेशा एक बैलेंस रिएक्शन से निकाली जाएगी और ये क्या होगी? सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। जो तुमने रिएक्शन लिया है उसमें रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट का सम होगा। मतलब अगर तुमने एक रिएक्शन लिया है ए प्लस बी विल गिव यू प्रोडक्ट, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी ए प्लस बी। मतलब जो रिएक्टेंट के आगे नंबर लिखे हुए होते हैं वो तुम्हारी मॉलिक्यूलरिटी है। अब एक और कंसेप्ट यहां पर एग्जाम के आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये कंसेप्ट एक्सपेरिमेंटल है। ये रिएक्शन कंसेप्ट एक्सपेरिमेंटल है। मतलब एक रिएक्शन के तुम एक्सपेरिमेंट लिखते हो, वहां से तुम उसकी मैकेनिज्म को लिखोगे और फिर वहां से उसकी स्लोएस्ट स्टेप पे रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाओगे। अब मैंने क्या क्या बोल दिया वो समझो। जब कोई रिएक्शन 2 या 2 से अधिक स्टेप में होता है तो स्लोएस्ट स्टेप पे लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हो। उस मास ऑफ एक्शन से तुम्हें कंसंट्रेशन टर्म मिलती है, उनका पावर। पर रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं आएंगे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन है। अब मान लो तुमने एक रिएक्शन लिखा ए बी और उसमें बन गया प्रोडक्ट और तुम्हें इसका रेट लॉ दिया है के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। देखो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हमेशा एक्सपेरिमेंट से निकलेगा, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हमेशा मैकेनिज्म से निकलेगा। कैसे निकलेगा क्या वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस केस में x इज ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a, y इज ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b, x प्लस y इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। x और y का सम विल बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो एक्स वाई क्या है यहाँ पे तुम्हारा? x प्लस वाई विल बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है।
ऑर्डर में अगर रिएक्शन के हालात बदलेंगे, टेम्परेचर बदलता है, प्रेशर बदलता है, किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को तुम बढ़ा देते हो, तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन बदल जाएगा। तो जब ये रेट लॉ एक्सप्रेशन बदला तो कंसंट्रेशन के पावर भी बदल सकते हैं, इसलिए ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के साथ बदल जाता है। हम किसी भी रिएक्शन को देख के उसका ऑर्डर नहीं बता सकते हैं, हम किसी भी रिएक्शन को देख के उसके ऑर्डर को नहीं बता सकते हैं। तो ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है जो कि उन हालात पे डिपेंड करेगा जिनमें तुम रिएक्शन को करा रहे हो। अब मैं इसको भी हटाता हूं। अब यहां पर देखो, अगर तुमने एक nth ऑर्डर का रिएक्शन लिखा, तुमने लिया A से B बनता है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होगी 1। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं है। एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होंगी। अब इसका अगर तुमने रेट लॉ लिखा कि A की पावर n, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया n। अब यहां पे k क्या है? k यहां पे रेट कांस्टेंट, k जो है वो है रेट कांस्टेंट, k जो है वो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है। तो k का जो यूनिट है, इसका जो यूनिट होगा, तो वो तुम लिख सकते हो R/A की पावर n। अभी मैंने तो बताया तुम R को लिखोगे मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम। अब टाइम मैंने सेकंड में ले लिया। ऑप्शन देख लेना क्या दिया है। कंसंट्रेशन को तुम लिखते हो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, तो ये हो गया तुम्हारा मोल, और इस पे n, मोल 1 माइनस n, लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यूनिट ऑफ ऑर्डर। अब तुम कभी भी क्वेश्चन को शुरू करोगे तुम्हें यह ध्यान से देखना है। तो अगर मैं बोलूं 0th ऑर्डर रिएक्शन, 1st ऑर्डर रिएक्शन, 2nd ऑर्डर रिएक्शन, -1 ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। रेट का यूनिट सबके लिए सेम होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यूनिट ऑफ के यहां पर आएगा तुम्हारे यूनिट ऑफ के। अब n0 करो, मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में k का यूनिट, जब तुम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पहुंचे तो k का यूनिट होगा सिर्फ सेकेंड इनवर्स। यहां जैसे ही तुम n को 1 रखोगे, मोल की पावर 0, लीटर की पावर 0, मतलब कंसंट्रेशन पे k नहीं, यूनिट में नहीं आ रहा। सेकेंड ऑर्डर k का यूनिट लीटर पर मोल पर सेकेंड। यहां पर n को तुम 2 रख दो तो सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट k मिल जाएगा। तुम समझ रहे हो ना, बड़ा इंपॉर्टेंट और आसान है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है ये एग्जाम का। अब -1 ऑर्डर में तुम k का यूनिट, मोल का स्क्वायर, लीटर -2 सेकेंड इनवर्स। अब k जो है वो रेट कांस्टेंट है, k जो है वो रेट कांस्टेंट। तो किसी भी रिएक्शन का रेट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। k डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, k डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। दिए हुए रिएक्शन के लिए k की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जबकि रेट जो है वो कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट पे, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट पे, रेट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। k सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेट डिपेंड ऑन सो मेनी फैक्टर व्हाइल k डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो यहां से भी तुम एक क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हो कि तुम्हें यूनिट ऑफ k और फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट एंड रेट कांस्टेंट। अभी रेट कांस्टेंट की टेम्परेचर डिपेंडेंसी आखिरी में आर्हेनियस इक्वेशन से पढ़ाऊंगा। अब यहां पर मैं एक अलग अलग ऑर्डर के रिएक्शन का तुमको आइडिया दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे ही क्वेश्चन आएगा, पर कुछ 0 ऑर्डर, कुछ फर्स्ट ऑर्डर और कुछ सेकंड ऑर्डर के बारे में बता दूं। अब देखो 0th ऑर्डर रिएक्शन, अगर ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग है तो डेफिनेटली वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। तो मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती, अगर ऑर्डर 0 हो सकता है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसका मतलब सभी 0th ऑर्डर रिएक्शन 2 या 2 से अधिक स्टेप में होते हैं। अब तुमने एक रिएक्शन लिखा A से B + C,
यहां से तुमने ए से बी प्लस सी लिखा, शुरुआत की कंसंट्रेशन तुमने मान ली ए, और टी टाइम पे ए की बची हुई कंसंट्रेशन है ए माइनस एक्स, एक्स और एक्स। तो जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन वो होता है जिसमें रेट के और ये कंसंट्रेशन की टर्म जीरो आए। तो इसका मतलब यहां पर रेट क्या हो गया, R इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो। देखो जब तुम R और A के बीच में ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ ऐसा आएगा, जीरोथ ऑर्डर में रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ ऐसा आएगा, और इवन रेट और टाइम का ग्राफ भी तुम्हारा ऐसा ही आएगा, रेट और टाइम का ग्राफ भी तुम्हारा ऐसा ही आएगा। अब यहां पर तुम रेट को लिखोगे dx अपॉन dt इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स रेज टू द पावर जीरो। तो वो रिएक्शन जो इस डिफरेंशियल रेट लॉ को फॉलो करता है वो जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। अब जब इसे तुम इंटीग्रेट करोगे, ऑन इंटीग्रेटिंग यू विल गेट x इज इक्वल टू kt, x is equal to kt। तो अब x मतलब x is a time in which amount of b is formed, a के कितने कम हुए या b के कितने बने हैं। तो x और t का ग्राफ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा होगा, x और t का ग्राफ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा होगा। तो ओनली इन जीरोथ ऑर्डर, ओनली इन जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस लीनियरली। सिर्फ जीरोथ ऑर्डर में लीनियरली कंसंट्रेशन बढ़ती है। अब अगर तुम इसमें दोनों तरफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू a माइनस के टी, अब तुम्हारा a माइनस एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ a लेफ्ट एट टाइम t। a माइनस एक्स इज अ कंसंट्रेशन ऑफ a लेफ्ट एट टाइम t। तो a माइनस एक्स और t के बीच का ग्राफ ऐसा होगा। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट के लिए। तो जीरोथ ऑर्डर में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लीनियरली कम होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लीनियरली बढ़ती है। अब T इज इक्वल टू टी हाफ। तो हाफ लाइफ पीरियड वो समय है जिसमें रिएक्टेंट की मात्रा शुरुआत की आधी हो जाए, वो समय जिसमें रिएक्टेंट शुरुआत का आधा हो जाए। तो तुम यहां लिखोगे a माइनस एक्स इज इक्वल टू a बाई टू। तो x इज इक्वल टू a बाई टू, वो टाइम जिसमें x की वैल्यू a बाई टू हो जाए। तो अब इस इक्वेशन को देखो, तुमने यहां लिखा a बाई टू इज इक्वल टू के टी हाफ। तो टी हाफ इज इक्वल टू a अपॉन टू के, टी हाफ इज इक्वल टू a अपॉन टू के। तो जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट। अब देखो किसी क्वेश्चन में अगर तुम्हें ये पता लगता है कि हाफ लाइफ पीरियड मतलब ज्यादा अमाउंट लोगे, ज्यादा बड़ी हाफ लाइफ पीरियड होगी, तो रिएक्शन किस ऑर्डर का होना है, जीरोथ ऑर्डर। अब टाइम फॉर कंप्लीशन, अगर तुम यहां पे बोलो कितने समय में कंप्लीट होगा, तो कंप्लीट होने का मतलब होगा कि a माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू a। टाइम फॉर कंप्लीशन t इज इक्वल टू t कंप्लीशन व्हेन x इज इक्वल टू a। जब ये रिएक्टेंट खत्म हो जाए तो x की वैल्यू a हो जाए, इसकी शुरुआत इसके बराबर, तो a इज इक्वल टू के टी, a इज इक्वल टू t कंप्लीशन। तो t कंप्लीशन इज इक्वल टू a बाई के। तो ये जो पॉइंट देखो यहां पर जब ये कंप्लीट हो रहा है, देखो ये कंप्लीट हो रहा है, ये टाइम है t कंप्लीशन और ये टाइम होगा a बाई के। t कंप्लीशन किसके बराबर होगा, a बाई के बराबर। टी कंप्लीशन किसके बराबर होगा, a बाई के। अब अगर तुम इन दो इक्वेशन को देखो, तुम अगर इन दो इक्वेशन को देखो तो तुम्हें पता लगा कि जीरोथ ऑर्डर, सिर्फ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ इज हाफ ऑफ द टाइम फॉर कंप्लीशन। सिर्फ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड इज हाफ ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन। हाफ लाइफ पीरियड इज हाफ ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन। अब बात करें, देखो जीरोथ ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद तुम्हें मजा तो आ रहा होगा, कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा तो लिख के देख लो, और जो जो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं उसे याद करने की कोशिश करो। जैसे ही तुम पेपर देखोगे तुम्हें ये क्वेश्चन दिखेगा। अब अगर मैं यहां पे बात करूं फर्स्ट ऑर्डर, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें क्वेश्चन यहां से मिलने की उम्मीद है, तो अगले 10 मिनट मैं उम्मीद करता हूं कि एक क्वेश्चन तुमको दी जाएगी। बहुत बड़ी चीज है 10 मिनट। ए विल गिव यू बी प्लस सी,
तो रेट होता है के टाइम कंसंट्रेशन की पावर 1। ऐसे रिएक्शन जो इस रेट लॉ को फॉलो करते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन कहलाते हैं। अब तुम यहां भी वही मानोगे, T इज इक्वल टू 0 पे ये A ये नहीं है, T इज इक्वल टू T पे ये A माइनस एक्स, ये x और ये x। तो R इज इक्वल टू के A की पावर 1 dx अपॉन dt इज इक्वल टू के A माइनस एक्स। तो R और A के बीच का ग्राफ कैसा होगा? देखो R और A के बीच का ग्राफ ऐसा होगा। R और A के बीच का ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा होगा। कंसंट्रेशन डिक्रीजेस नॉन लीनियरली विद टाइम। और ये ग्राफ अब कभी भी इसको टच नहीं करेगा, बस ये ऐसा पैरेलल होता चला जाएगा। अब तुम इसे इंटीग्रेट कर दो। देखो अब तुम इसे ऐसा कर दो, dx अपॉन A माइनस एक्स के dt 0 से t 0 से x। जब तुम इस रिजल्ट को इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें इंटीग्रेटेड रिजल्ट मिलेगा log e a माइनस एक्स इज इक्वल टू log e a माइनस के टी। जब तुम इस रिजल्ट को इंटीग्रेट करोगे तो ये तुम्हें इस फॉर्म में आ जाएगा। तो अब इसका अगर तुम्हें ग्राफ बनाओगे, देखो तुम्हें ग्राफ आते हैं चैप्टर में। ये हो गया इक्वेशन y इज इक्वल टू c माइनस एम एक्स। तो इस वाली लाइन पे तुमने लिया log e a माइनस एक्स और यहां पर तुमने t, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। और इसका स्लोप अगर वो तुमसे पूछे तो तुम बोलोगे स्लोप का माइनस के, स्लोप होगा माइनस के। तो अब जब तुम इसे रीअरेंज कर लोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा k 1 अपॉन टी log e a अपॉन a माइनस एक्स। अब तुम log की बेस को चेंज करोगे तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। k इज इक्वल टू 2.3 log a अपॉन a माइनस एक्स। अब तुम इस इक्वेशन से, ये जो तुम्हारा इक्वेशन है, इससे तुम एक और रिजल्ट बना सकते हो। ये जो तुम्हारा रिजल्ट है इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो a माइनस एक्स इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस के टी। ये और ये एक ही चीज है, ये और ये एक ही चीज है, ये और ये एक ही चीज है, बस लिखने के तरीके अलग है। एक में बेस 10 है, एक में हमने e के टर्म्स में log हटा के लिखा। तो जब तुम a माइनस एक्स और t के बीच में ग्राफ बनाओगे, देखो तुम्हें मैंने बोला ग्राफ इस चैप्टर में आते हैं, तो a माइनस एक्स और t का ग्राफ ऐसा होगा। तो ये जो पॉइंट, जो शुरू का पॉइंट है, ये है तुम्हारा a, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कंसंट्रेशन डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली कम हो जाती है। अब तुम इसी वाले इक्वेशन से इसे ऐसा लिख दो, x इज इक्वल टू a माइनस ए ई रेज टू द पावर माइनस के टी, तो a 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के टी। तो x और t के बीच का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। अब अगर तुम इसको ऐसा लिख दो x अपॉन a, तो ये होता है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के टी। तो अल्फा और t का ग्राफ भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कुछ ऐसा आएगा। ये तुमको ध्यान रखना है कि अगर अल्फा भी एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, अब मैं तुमसे बोलूं कि तुम r और t का ग्राफ बनाओ, तुम किसके बीच में ग्राफ बनाओ? यहां पर r और t। तो a की जगह तुम क्या लिख सकते हो? a माइनस एक्स की जगह तुम लिख सकते हो a रेज़ टू माइनस के टी। तो रेट जो है तुम्हारा एक्सपोनेंशियली कम होता है, रेट तुम्हारा एक्सपोनेंशियली कम हो जाता है। फर्स्ट ऑर्डर में रेट विल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम। अब व्हेन t इज इक्वल टू t हाफ, जब t हाफ के बराबर हो, तो a माइनस एक्स की वैल्यू तुम बोलते हो a बाई 2 है। ये वैल्यू तुम यहां रख दो, t की जगह लिखो t हाफ, t की जगह लिखा तुमने t हाफ,
2.303 अपॉन के, a माइनस एक्स की जगह तुम लिखा a/2, तो ये आ गया log 2। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, और जब तुम इसे सॉल्व करते हो तो ये आ जाती है 0.693 अपॉन के। ये वैल्यू कितनी आएगी? 0.693 अपॉन के। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं a नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट, इस पूरे में कहीं a नहीं है, तो हाफ लाइफ अमाउंट पे निर्भर नहीं करती है, हाफ लाइफ अमाउंट पे निर्भर नहीं करती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टेकन। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको हटा देता हूं, तुम इसको पॉज कर लो और इसे एक बार नोट कर लेना। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से इन फॉर्मूले पे या तो डायरेक्ट क्वेश्चन या ये ग्राफ या इन पे फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन का एक न्यूमेरिकल आएगा, पर आना पक्का ही है। यहां अब जब मैं अपना आगे बढ़ता हूं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट, या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट नहीं। अगर ऑर्डर 0 से 1 के बीच में है, 1 से पहले तक है, तो फाइनाइट टाइम में रिएक्शन कंप्लीट होगा। 1 और उससे ज्यादा के ऑर्डर के रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे। अब तुम्हें यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीट होता है एक हाफ लाइफ में, 75% कंप्लीट होता है 2 हाफ लाइफ पीरियड में, 87.5% कंप्लीट होता है 3 हाफ लाइफ पीरियड में। मैंने ये कैसे निकाला? तो अब मैं तुमको तो कैसे, अगर तुमने अमाउंट लिया 100, ये बचा हुआ ये लेफ्ट, और यहां तुम लिखते हो कंज्यूम, तो पहली हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा? 50। दूसरी हाफ लाइफ में मतलब इसका आधा हो जाए, हाफ लाइफ अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, 25। तीसरी हाफ लाइफ पीरियड में ये बचेगा 12.5। चौथी हाफ लाइफ पीरियड में ये बचेगा 6.25, और ऐसे लगभग 10 हाफ लाइफ में ये बचेगा 0.01। कितना बचेगा? 0.01%। तो कितना कंज्यूम हो गया? 50% कंज्यूम इन फर्स्ट हाफ, 75% कंज्यूम इन 2 हाफ लाइफ पीरियड, 87.5% कंज्यूम इन 3 हाफ लाइफ पीरियड, 93.75% completed in 4 half life period, and 99.9% completed in 10 half life period। ये मैंने एक जस्ट टेंटेटिव निकाला कि लगभग 10 हाफ लाइफ पीरियड में एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन 99.9% कंप्लीट होगा और पूरा कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। अब यहां पर एक और टर्म आती है, तुम एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, T is equal to 1/k एवरेज लाइफ। इससे तुम बोलते हो मीन लाइफ या एवरेज लाइफ, मीन लाइफ या नेचुरल लाइफ टाइम या एवरेज लाइफ। तो तुम रेसिप्रोकल ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नोन एज अ मीन लाइफ या एवरेज लाइफ टाइम। बेसिकली ये टर्म रेडियो एक्टिविटी से लाए हो। तो यहां पर जब तुमने k अपॉन ये 1/0.693 अपॉन k लिखा, तो तुम्हें ये मिल जाएगा 1.44 k। ये यहां पर k लिखा तो ये आ जाएगा t हाफ, तो ये आ जाएगा t हाफ। तो एवरेज लाइफ इज 1.44 times of half-life period for first order reaction. Average lifetime is 1.44 times of half-life period for the first order reaction. अब ये भी मैं हटा देता हूं, थोड़ी सी बात हम सेकेंड ऑर्डर की कर लें, बहुत शॉर्ट में nth ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की हम यहाँ पे बात कर लें। तो अब अगर तुम्हें दिया है A will give you B plus C, अगर ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो A की पावर 2 आएगा।
पावर 2 आएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो तुम इसे लिखोगे dx बाई डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। शुरुआत में ये था a, t टाइम पे ये बचा a माइनस एक्स, ये बना x और ये बन गया x। अब तुम इसे इंटीग्रेट कर दो ऐसे, dx वेरिएबल को सेपरेट किया, a माइनस एक्स के डी टी, लिमिट लगाओ 0 से t, इसकी लिमिट 0 से x। तो इसका रिजल्ट आया k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a के। और ये अब वो ये रिजल्ट बन गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो तुम इसे लिख लो k इज इक्वल टू 1 बाई टी। जब तुम इसका एलसीएम लोगे तो ये ऊपर पहुंचा a माइनस एक्स, तो x अपॉन a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन t हाफ इज इक्वल टू t व्हेन a माइनस एक्स इज इक्वल टू a बाई 2। जब बचा हुआ मात्रा शुरुआत की आधी हो, जब तुम्हारी बची हुई मात्रा शुरुआत की आधी हो, तो जब तुम यहाँ पे a बाई 2 रखोगे, a माइनस एक्स को a बाई 2 और x को भी तुम a बाई 2, तो ये हो गया। तो t हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन a के। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट। तो जनरल इक्वेशन है तुम्हारा फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेज़ टू द पावर 1 माइनस n। nth ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरोथ ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट। फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट, सेकेंड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट, थर्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अमाउंट, थर्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अमाउंट। हटा दें इसे। चलो अब एक और चीज देखिएगा जो बड़ी एक्सपेक्टेड है एग्जाम के लिए। तुमको यहां देखना है कि लगभग बहुत सारे रिएक्शन का रेट टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ जाता है। अब इस रिएक्शन की कोई कंसंट्रेशन है, T1 टेम्परेचर पे इसका रेट है R1 और T2 टेम्परेचर पे इसका रेट R2। ये R1 और R2 है। अब यहां पर मैं एक टर्म लाता हूं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होती है रेशो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेशो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेशो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पर तुम लिख से रिएक्शन डिफरिंग बाय 10 डिग्री, तो ये हो गया तुम्हारा T प्लस 10 और ये हो गया T। रेशो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन दिस। अगर एग्जाम में कोई कंडीशन नहीं दी है तो तुम T1 को 25 डिग्री मानोगे और T2 को तुम 35 मानोगे। अगर कोई कंडीशन नहीं दी है तो T1 T2 को तुम 25 और 35, तो मतलब कोई रिएक्शन का रेट, किसी रिएक्शन का रेट 35 डिग्री और 25 डिग्री पे रेट क्या कहलाएगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट बहुत सारे रिएक्शन के लिए 2 से 3 के बीच, पर अगर नहीं दिया है तो तुम 2 मान लोगे। मतलब किसी रिएक्शन के लिए जनरली टेम्परेचर हम 25 डिग्री से 35 डिग्री करने से उसका रेट डबल हो जाता है। अब क्यों हो जाता है, तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट आए आर्हेनियस, उन्होंने एक इक्वेशन दिया k इज इक्वल टू a e रेज़ टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। इस इक्वेशन में a है प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, a जो है ये है तुम्हारा प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, या इसी को तुम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट या आर्हेनियस कांस्टेंट बोलते हो, और EA जो है तुम्हारा थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये तुम्हारी कौन सी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जो E है वो तुम्हारा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। तुम ये मान लेते हो कि A एंड EA डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये तुमने माना है कि ऐसा होगा, लगभग होता भी है कि A और EA टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं। यूनिट ऑफ A विल बी यूनिट ऑफ K। यूनिट ऑफ A इज यूनिट ऑफ K।
जो ए का यूनिट है वही के का यूनिट है, जो ए का यूनिट है वही तुम्हारा के का यूनिट है। ए और के का यूनिट सेम होगा, इसका मतलब ए का यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। ए और ए की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वह मिनिमम एनर्जी है जिसे देने से पर मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है। पर मोल ऑफ रिएक्टेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब ये जो चीज है ये क्या कहलाता है, ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, उन मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन, इज मोर देन दिस विथ ओरिएंटेशन। दिस इज अ मेजर ऑफ, ये टर्म तुम्हारी मेजर करती है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब तुम इस इक्वेशन का लॉग ले लो। अब तुम अगर इसी इक्वेशन का यहां पर लॉग ले लो तो लॉग लेने पे ये मिलेगा लॉग ई ए लॉग ई के इज इक्वल टू लॉग ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब फिर एक ग्राफ आ गया, देखो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आया, तो लॉग ई के, अब देखो लॉग ई के और टी माइनस वन, ये ऐसा इक्वेशन होगा। लॉग ई के और दिस, इसका स्लोप होगा माइनस ई अपॉन आर। तुमको ये भी पूछा गया एग्जाम में, इसका स्लोप क्या होगा। अगर बेस 10 कर दोगे तो यहां पे 2.303 आर आ जाएगा। अब इसे डिफरेंशिएट कर दो, अब तुम इसे डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो गया तुम्हारा d बाई डी टी ऑफ एल इन के। ये बन गया तुम्हारा d बाई डी टी ऑफ एल इन के। इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, और ये जब तुमने डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया तुम्हारा ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर। तो दिस इज अ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। अब तुम इसे इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करने पे तुम्हारा इक्वेशन आएगा 2.303 log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये है वांट ऑफ इक्वेशन, इसे तुम नाम देते हो वांट ऑफ इक्वेशन। तो तुम यहां देखो किसी भी रिएक्शन के लिए अब दो अलग अलग, K2 इज अ रेट कांस्टेंट एट T2, K1 इज अ रेट कांस्टेंट एट T1। T2 और T1 टेम्परेचर पे अलग अलग रेट कांस्टेंट। एक और चीज तुमको यहां से ध्यान में रखनी है प्यारो बच्चों, यहां से एक और चीज कि किसी भी रिएक्शन की हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। अभी हमने जितने फॉर्मूले बनाए, किसी भी रिएक्शन की हाफ लाइफ पीरियड उसकी K की इनवर्स होती है, तो तुम्हारा इक्वेशन बन गया 2.303 log T half 1 T half 2 E A upon R T2 माइनस T1 T1 T2। मतलब किसी भी रिएक्शन का तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी K बढ़ जाएगा, K बढ़ जाएगा तो हाफ लाइफ पीरियड छोटी हो जाएगी। ये इक्वेशन सभी एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों रिएक्शन के लिए लगता है, बट नॉट फॉर रेडियो एक्टिविटी। ये रिएक्शन रेडियो एक्टिविटी के लिए नहीं लगता, इससे तुम रेडियो एक्टिविटी के रेट कांस्टेंट को लैम्डा लिखते हो, रेट कांस्टेंट को तुम लैम्डा, बस। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.